हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कल हमारी 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका पर्यावरण और धारणीय विकास पर आपका बात कर रहे थे। पर्यावरण और धारणीय जो विकास है क्या है और हम लोग क्या करेंगे, एक करके हम इन सबको आपका जैसे आपका देख लेंगे और देख कर हम सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी चर्चा करेंगे और इनको देखें। ठीक है, कह रहे पर्यावरण को याद यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बना। कह रहे जो आपका पर्यावरण और यथावत मतलब जो कोई चीज जिस अवस्था में है वैसे ही आप रखें। कह रहे हैं कि यथावत अगर छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्ष तक जीवन का सहारा बने। निरंतर मतलब होता है कंटिन्यू और सहारा होता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी मानव शक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दुर्गमी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता है। तो इसमें कैसा है, ये सारी चीजें अपरिवर्तनीय, जिन चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते वैसे उन सब चीजों का लाभ लाने के दिया है। तो आपको इस परिचय पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दे हैं उनकी आपका चर्चा की थी। क्या की थी? थे इन मुद्दों की हमने आपकी चर्चा की। इन मुद्दों पर हमने आपको कहा ये सारी चीजें हम लोग आपका बात कर रहे थे और किन मुद्दों पर हम बात करना चाह रहे थे तो देखना। तो उसी मुद्दों पर बात करते हुए सबसे पहले आप देखेंगे कि अभी तक आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में जिसका संकल्प उच्च अर्थव्यवस्था समृद्धि है प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे हम पहले के विकास के पथ पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को धारण कैसे होगा, प्रतिकूल प्रभाव को धारण करना होगा। ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पक्ष को चुनना होगा। हमारे अपनाए गए विकास के धारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले हम आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और इस बात को ध्यान रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पर्यावरण कार्य व भूमिगत से, दूसरा है भारत में पर्यावरण की स्थिति पर आपकी चर्चा की गई है और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने, उठाने और कदमों युक्ति को विचार करने के लिए इन सब चीजों पर आपका धारणता क्या है, कैसा उसका मुद्दा है, किसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हम देखें, इन सभी चीजों को देख लिया आपने। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी? देख लिया? आगे बढ़ जाएं। अब हम पर्यावरण परिभाषा और कार्य पर हम लोग बात करेंगे। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विस्तार, विरासत और साधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पंछी, पशु, पेड़ पौधे, मत्स्य, जैविक हवा, पानी जैविक तत्व में है। चट्टान, सूर्य की किरणें अजैविक तत्वों के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से हैं? पहले ध्यान दीजिए आप सभी, 2 तत्व हम लोग बता रहे हैं। पहला है अजैविक तत्व। अजैविक तत्व में एक दूसरे पर हो गए जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य, ये सब क्या है? जैविक। जबकि हवा, पानी और भूमि ये कैसे हैं? अजैविक तत्व हैं। अजैविक तो ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक डिफरेंसेस करने के लिए हवा, पानी और भूमि
अजैविक है, और आपके पेड़ पौधे पक्षी ये आपका जैविक तत्व। चट्टान और सूर्य की किरणें पर्यावरण के अजैविक तत्व। पर्यावरण अध्ययन के इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का पर्यावरण के कार्य के चार आवश्यक या संसाधनों की आपका पूर्ति करता है, जिसमें नवीनकरण और गैर नवीनकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल हो। नवीनकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन की क्षय और समाप्यता होने के अंश है बिना की जा सकती, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीनकरणीय संसाधनों के उदाहरण पेड़ और समुद्र में मछलियां एक दूसरे को गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन जीवाश्म ईंधन अवशेषों को समाहित करते हैं, जनिकीय और जैविक विविधता को प्रदान करके जीवन का पोषण करती हैं और सौंदर्य विषय में सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य ऐसा हो जैसे कोई आपका सुंदर दृश्य, ठीक, इन सब चीजों को आपका दिखाई दे, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं होता जो पर्यावरण जीवन का पोषण महत्वपूर्ण असफल हो जाए। इसके पर्यावरण संकट पैदा होते हैं और पूरे विश्व में आज स्थिति यह है कि विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और विकसित देशों का समृद्ध उपभोग उत्पादन मानव पर्यावरण के पहले दो पर ही भारी दबाव डालता है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सर्जन अवशेष की क्षमता बची, ठीक। पर्यावरण के इन कार्यों के बिना ही व्यवधान तभी कर सकता है जब ये सारे कार्य सस्टेनेबल क्षमता की सीमा तक हैं, अर्थात संसाधन का निष्कर्ष इनके पुनर्जन की दर से अधिक उत्पन्न अधिशेष पर्यावरण में, ठीक, और अवशेष क्षमता के बाहर। अवशोष क्षमता का अर्थ है पर्यावरण अवशेष को इसके कारण पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े होना, विकास के क्रम में नदी और अन्य जल को प्रदूषित हुए हैं, इसके जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है, इसके साथ जैविक उष्णता भी हम ये बना दिया गया है। नवीनकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन का गहन और विस्तृत से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए। आपका नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन है, इन्हीं चीज से कुछ चीजें आपकी लुप्त हो गई हैं और इन सारी चीजों में हमको जैविक जो आपकी प्रौद्योगिकी है, अनुसंधान है, इन सब चीज पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी और अक्षय की गुणवत्ता, इन सब पर परिवर्तन, इनकी लागत, ये सारी चीजें और 70% से अधिक सांस संकट, ये सारी समस्या जो है बढ़ गई है और इनको हम देख सकते हैं। और जैविक मुद्दों पर भी आपका जो है वैश्विक उष्णता और आयोजना क्षमता की स्थिति गंभीर बना दिया गया है, इसके कारण वन व्यय करना पड़ता है और आपका यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण को प्रभावित अवसरों की लागत बहुत अधिक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इसी शताब्दी के लिए नहीं है, क्योंकि प्रश्न उत्तर के लिए विस्तार से जानने आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में सभ्यता शुरू हो गई थी, जनसंख्या की इस अवधारणा से वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिक अपनाने की पहल पर्यावरण संसाधनों की मांग है। पर्यावरण जो है ये सारी मांग और सेवा की पूर्ति भी कम थी और जो सेवा है उनकी पूर्ति भी आपका प्रदूषण पर्यावरण की अधोशोषित क्षमता के भीतर है और संसाधन निष्कर्ष की दर, संसाधनों को पुनर्जनन दर कम थी, इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की के लिए औद्योगिक क्रांति के आवागमन से स्थिति बदल गई। कैसी हो गई है? औद्योगिक जो आपकी क्रांति हुई है, इस क्रांति के आवागमन से जो स्थिति थी वो आपका बदल गई।
परिमाण स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों पर पुनर्सर्जन की दर में बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के ऊपर दबाव बुरी तरह से पड़ गया है। कैसा है? दबाव बुरी तरह से पड़ गया है। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग और पूर्ति के संबंध में पूरी तरह से उलट गई। कैसे हो गई है? मांग और पूर्ति के संबंध में पूरी तरह से हमारे सामने पर्यावरण संसाधन की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसलिए अवशिष्ट और सर्जन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दों पर आजकल बहुत गंभीर हो गया। कैसे हो गया है? सारी चीजें आपकी बहुत गंभीर हो गई, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरणीय कटाव के कारण जब लोग वनों को काटेंगे, रिसोर्सेज हैं तो हमारे ही तो कम होंगे, और रिसोर्सेज की वजह से ये सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। और एक एक चीजें करके हम देख सकते हैं कि कैसे पर्यावरण आपका रिसोर्सेज आपके हो रहे हैं, कैसे करके इनको हम आपका देख पाएंगे कि पर्यावरण आखिर किस तरह से आपका चल रहा है, पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या हैं, और वनी कटने से कैसे हमारे पास आपका के प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं। प्रदूषण आपके सर्जन होने से कैसे पर्यावरणीय से संबंधित चीजों पर और ज्यादा गंभीर आपका प्रभाव डाल रहे हैं, इन सभी पर इस विषय में आपकी चर्चा करेंगे। और हम इसके बाद हम भारत की जो स्थिति है उस पर भी हम एक एक करके आपका देखेंगे। और बहुत बुरी तरह से स्थिति आपकी बदल गई है, और इस पर हम लोग जानने का और इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द आया था कि बढ़ती ब्याज रही है और वैश्विक मुद्दों में वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय की स्थिति बढ़ रही है। तो हम आपका वैश्विक जो आपकी उष्णता है यानी कि तो भी हम लोग आपका देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरा पीछे देख लीजिए कि कैसे आपका हमको इन संकट का सामना। चलिए, अब सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें ये देखते हैं वैश्विक उष्णता, ग्लोबल हीट बोलते हैं। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि कहते हैं। देखिए, तो वैश्विक आपकी उष्णता है पृथ्वी और समुद्र का जो वातावरण है उसकी जो वृद्धि है उसी को कहते हैं वैश्विक उष्णता। औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान का क्रमिक वृद्धि वर्तमान में आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस में की वृद्धि करता है। कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसें वातावरण से मिलने वाले हमारे पर गर्म हो जाता है। 750 से पूर्व औद्योगिक तक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय संकेत 31% और आपका 74% है। इस शताब्दी में वायुमंडल का तापमान 1.1 में आपकी वृद्धि की गई है। एक दीर्घकालिक परिमाण है, जैसे हिम का पिघलना, परिमाण स्वरूप समुद्र में वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलना, निर्भर भूजल की स्थिति, संतुलन के जाति का विलुप्त, उष्ण तूफान में बारंबारता, कटिबंधीय रोगों का प्रभाव, वैश्विक उष्ण योगदान, कोयला और पेट्रोल के उत्पादन में प्रचलन, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ओजोन के स्रोत, वैश्वीकरण की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, जानवरों की अपशिष्ट गैस, पशुओं की संख्या में वृद्धि, विनाशकारी मीथेन, जीवाश्म ईंधन, 1997 में क्योटो प्रोटो और आपका
जापान में जलवायु परिवर्तन का एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ है और इसमें औद्योगिक और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ये सारी जो आपकी चीज आपको दिख और आप इन पर आप एक एक करके जो है बात करेंगे कि ग्लोबल हीट से कैसे एवरेज टेम्परेचर होता है और ये ग्लोबल हीट होती कैसे है, इसके विषय में मैं आपको चार्ट बनाऊंगा। तो समाप्त होगा तो मैं आपको बताऊंगा जो सूरज की किरणें आती हैं वो अभी आपका शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव आती है, तो वापस जाती है तो आपका लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव जाती है, दीर्घ पार्थिव किरण जाते समय जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन की जो कण होते हैं वो जाने वाले उस वापस हीट को रोक लेते हैं और रोकने की वजह से जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो आपको उसको रोकते हैं और वही रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट जहाँ पर पड़ता है क्षेत्र विशेष के साथ साथ आपका ग्लोबली उसका ही इफेक्ट होता है और उसका प्रभाव ही मानव स्वास्थ्य को भी आप क्या करता है, प्रभावित। और बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक समझाया जा रहा है कि भैया आप पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी बाकी जनरेवा कि आप इनको बचाइए, आप इस तरह से आप अपनी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, जिस सब समाप्त हो जाएगा, बड़ी ग्लोबल हीट पैदा हो जाएगी, फसल डिस्टर्बेंस होगा, मानव हेल्थ पर और पशुओं पर के नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेंगे और ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजों को एक एक करके इसमें बताया गया है। और ग्लोबल हीट देख लिया, अब इसके साथ ओजोन का परत है। देखिए ओजोन अक्षय, अक्षय का मतलब होता है आपका डिग्रेडेशन, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन अक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च क्लोरीन और ब्रोमीन के समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है ऊंचाई पर लेवल होता है, इन यौगिकों के मूल है कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC, इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन को रखने वाले पदार्थ या एरोसोल प्रोडक्शन, अग्निशमक ऋतु में किए जाने क्रोमोफ्लोरिस में होता है। ओजोन का अपक्षय परिमाण स्वरूप पराबैंगनी किरणें पृथ्वी, ऐसा लगता है कि विकिरण ने मनुष्य में क्या कैंसर होता है, उत्पादक स्वरूप प्लैंकटन के उत्पादन में कम ही जलीय जीवों को, यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित है। 1989 और 90 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5%, ओजोन स्तर में सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से आने से अनुमानित ओजोन में विश्व भर में का विषय है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ा है, के तहत CFC यौगिक अन्य ओजोन अपक्षय रसायन के प्रयोग करना पड़ा है। कार्बन क्लोरीन जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्रोक्लोथोन को हम कहते हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्म तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व में हेलोना भी कहते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं इनको, आपका टेट्राक्लोरीन, मिथाइल कार्बोक्लोराम और ब्रोमीन यौगिक भी इनको कहा जाता है। ये इतना अगर आप देखेंगे आपको समझ आएगी। चले भाई, चलिए तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों आज किस लेक्चर को इसको